Hello everyone, welcome to Study Hunt. My name is Anam Khan and I am Political Science educator. आज हम पढ़ेंगे एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस के बारे में। इसमें हम पढ़ेंगे कांग्रेस पार्टी की जर्नी, कैसे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी सक्सेसफुल रहती है। हमारा जो कंटेंट है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए लिमिटेड नहीं है। जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के हैं वो भी हमारे कंटेंट से हेल्प ले सकते हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को आंसर राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, दे डोंट नो हाउ टू राइट अ प्रॉपर आंसर। तो अगर आप हमारे कंटेंट पे डिपेंडेंट रहेंगे, यहाँ से यूज करेंगे, इट्स अ गुड सोर्स और आपको आंसर्स के अंदर फुल मार्क्स मिल जाएंगे। हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया है और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस उस चैप्टर से रिलेटेड आते हैं, हमने वो सारे के सारे कवर करने की कोशिश करी है। तो लेट्स स्टार्ट द सेशन विदाउट डिले। पहला क्वेश्चन आता है कि कौन सी पार्टी एक अपोजिशन पार्टी की तरह इमर्ज हुई थी फर्स्ट लोकसभा इलेक्शन के अंदर। तो फर्स्ट डोमिनेंट पार्टी कौन सी थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस। और सेकंड पार्टी जो इमर्ज हुई थी लोकसभा के अंदर एज एन अपोजिशन, वो थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसका जो लोगो है, उसका जो साइन सिंबल है वो है हैमर और सिकल एम्बलम, रेड बैकग्राउंड पे। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं वो भी इसको देख सकते हैं। सेकंड, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड और आपके सीयूईटी में ये वाला क्वेश्चन भी आ सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दैट इज ईवीएम, ये एंटायर कंट्री में कब से आई थी? तो ईवीएम जो हमारी कंट्री के अंदर स्टार्ट हुई थी वो 2004 से स्टार्ट हुई थी, याद रखना। फर्स्ट टाइम जो कम्युनिस्ट पार्टी कौन से स्टेट के अंदर पावर में आई थी? तो कम्युनिस्ट पार्टी फर्स्ट टाइम जो पावर में आई थी वो केरला स्टेट के अंदर आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के कौन थे? तो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के थे सुकुमार सेन। हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चैप्टर के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो हमारे इंडिया के अंदर कंडक्ट हुए थे वो हुए थे 1952 के अंदर। सबसे बड़ा चैलेंज जो इलेक्शन कमीशन को फेस करना पड़ रहा था वो ये करना पड़ रहा था कि इंडिया का जो साइज था वो बहुत ज्यादा बड़ा था और हमारी कंट्री के अंदर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे और हमें सेलेक्ट करने थे 489 एमपीज को। पर ज्यादातर जो वोटर्स थे वो ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, पुअर थे और सिर्फ 15% वोटर ही पढ़े लिखे थे हमारी कंट्री के अंदर। और सबसे मेजर चैलेंज था कि फ्री और फेयर इलेक्शंस को कैसे करवाया जाए। तब तक डेमोक्रेसी जो थी वो किसी भी प्रॉस्परस कंट्री के अंदर नहीं आई थी। हम हमने वोटिंग राइट्स वुमेन को भी दिए थे, लेकिन जो बड़ी कंट्रीज थी जैसे कि फ्रांस फ्रांस ने वोटिंग राइट्स वुमेन को दिए थे 1946 के अंदर। बट फ्रांस में जो पूरा स्ट्रगल था वो 1789 में उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। वो लोग वहां पे डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना चाहते थे। सोचो, 1789 से लेके 1946 तक फ्रांस ने भी वोटिंग राइट वुमेन को नहीं दिए थे। जैसे ही इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, हम लोगों ने वुमेन्स को भी वोटिंग राइट दिए थे। हमने वुमेन को कास्ट, मतलब वुमेन को भी हमने वोटिंग राइट दिए हैं। कास्ट के बेसिस पे भी ऐसा नहीं किया कि हमने अपर कास्ट को ही वोटिंग राइट दे दिए, लोअर कास्ट को वोटिंग राइट नहीं दिए। हमने लोअर कास्ट को, अपर क्लास को और सबको एक साथ रखने की कोशिश करी है, जिसको कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। पहले हमारी वोटिंग एज एज जो हुआ करती थी 21 ईयर्स हुआ करती थी। बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई और वो रिड्यूस हुई 18 ईयर्स। इलेक्शन कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन के लिए भी काफी ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि हम लोगों को एक्सपीरियंस भी नहीं था। हमें काफी ज्यादा लैक्स ऑफ ऑफिसर्स को पोलिंग बूथ के लिए भी ट्रेन करना पड़ता। और उस टाइम पे सफलता जो हमें हासिल हुई थी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के अंदर 50% से ज्यादा लोगों ने
वोट किया था। और ये सबसे ज्यादा बड़ा लैंडमार्क है हमारी हिस्ट्री के लिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ज्यादातर कौन सी प्रॉब्लम इलेक्शन कमीशन फेस कर रहा था इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इलेक्शन कमीशन फेस कर रहा था कि इंडिया का जो साइज है वो काफी ज्यादा बड़ा है, और इंडिया जो है वो काफी डाइवर्स कंट्री है। सबसे पहले अगर सपोज मुझे कहीं पे भी इलेक्शन कराना है और मैं इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, उस टाइम पे हमारी स्टेट की बाउंड्रीज भी प्रॉपरली डिसाइड नहीं हुई थी। लोग, आपने पहले वाले प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा होगा कि लोग जो थे वो कह रहे थे कि जो स्टेट की बाउंड्री है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनानी चाहिए। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 के अंदर बनी थी, जिसने बोला था कि स्टेट जो बनाएंगे हम लिंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएंगे, राइट? तब तक प्रॉपर स्टेट की बाउंड्रीज को लेके भी इश्यूज था। जब स्टेट की बाउंड्रीज को लेके इश्यूज था तो इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को लेके भी काफी इशू रहा होगा। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब होता है कि जैसे कि सपोज मुझे दिल्ली के अंदर इलेक्शंस कंडक्ट कराने हैं, तो हम दिल्ली को कुछ पार्ट्स के अंदर बना बांट देंगे। मुझे पूरे इंडिया के अंदर इलेक्शंस कराने, तो हम इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अंदर बांट देंगे। उस टाइम पे 489 सीट थी, तो हमने पूरी इंडिया को 489 सीट्स के अंदर डिवाइड किया था। अब जैसे कि सपोज अब दिल्ली के अंदर हमें इलेक्शन कराने हैं, तो हमें कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट डिफरेंट बनानी पड़ती हैं, जैसे कि अभी 7 है, ठीक है। तो उनकी बाउंड्रीज को डिफाइन करना, उसको दोबारा से बनाना, ये भी आसान बात नहीं थी। उसमें भी बड़ा ज्यादा चैलेंज फेस करना पड़ता था, क्योंकि जो इंडिया का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है। और जैसे ही फर्स्ट ड्राफ्ट पब्लिश होता है, तो 40 लाख वुमेन का नाम उसके अंदर इंक्लूड नहीं था। कई बार मिस्टेक्स भी हो जाती हैं। और इलेक्शन कराना बहुत ज्यादा आसान बात नहीं थी, क्योंकि इलेक्शन पूरे वर्ल्ड के अंदर इतने बड़े स्केल पे आज तक नहीं हुए थे, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की पॉपुलेशन वैसे भी ज्यादा है, ठीक है। तो इतने और ज्यादातर कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं थी, इतने बड़े स्केल्स पे इलेक्शंस नहीं हुए थे। और सेकंड, ये रीजन भी था कि हमारे जो 15% वोटर्स ही थे वो ही लिटरेट थे ज्यादातर थे। और ये डेमोक्रेसी का ये सबसे बड़ा उस टाइम पे टेस्ट हुआ करता था कि डेमोक्रेसी ऐसी पुअर कंट्री में जहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं है, वहां पे सक्सेसफुल हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। और इलेक्शन कमीशन को काफी ऑफिसर को भी ट्रेन करना पड़ता, जैसे कि 1 लाख से ज्यादा ऑफिसर्स को ट्रेन करना पड़ता। ये भी एक मेजर चैलेंज था। फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शन जब इंडिया के अंदर हुए थे, आपको पता होगा कि वो 2 बार पोस्टपोन हो गए थे। पहला जो पोस्टपोन हुआ था वो अक्टूबर 1951 के अंदर हुआ था, सेकंड पोस्टपोन हुआ था 1952 के अंदर। इन इस क्वेश्चन में हमें रीजन दे रखा है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इलेक्शन जो हम बार बार पॉसिबल हो रहे थे वो इसलिए हो रहे थे क्योंकि हमारी कंट्री जो थी पुअर थी, उसमें लैक ऑफ एजुकेशन थी। ये चीज भी ट्रू है कि हमारी कंट्री पुअर थी, लैक ऑफ एजुकेशन थी, बट ये आंसर आपस में लिंक नहीं करा ना। रीजंस तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्रीवियस आंसर में कि बाउंड्रीज ड्रॉ करना, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंसी को ड्रॉ करना ये आसान चीज नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इंडिया के अंदर जब हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दे रहे थे, वो काफी ज्यादा बोल्ड और रिस्की था। वो ठीक क्यों नहीं था उस टाइम पे? रिस्की कैसे था वो? रिस्की वो इसलिए था क्योंकि ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि इतने लार्ज स्केल पे इलेक्शन हो रहे थे। ये हमारी डेमोक्रेसी के लिए एक टेस्ट था कि कैसे एक पुअर कंट्री में, इलिटरेट कंट्री के अंदर इतने लार्ज स्केल पे इलेक्शंस होते हैं। उस टाइम पे डेमोक्रेसी जो एग्जिस्ट करती थी वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉस्परस कंट्रीज के अंदर एग्जिस्ट करती थी, जैसे यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, लिटरेट कंट्रीज के अंदर। बट हमारी जैसी कंट्री के अंदर जो कि लिटरेट थी,
वहां पे वोटिंग एग्जिस्ट नहीं करती थी। इंडिपेंडेंस जैसी ही इंडिया को मिली, हमारा जो मेन पूरा स्ट्रगल था फ्रीडम को लेके, वो किस चीज पे बेस्ड था? हम सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि हमें डेमोक्रेसी मिले। हमारा पूरा एंटायर स्ट्रगल इसी के ऊपर बेस्ड था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अभी भी आता है कि पॉलिटिकल पार्टीज का क्या रोल था हमारी पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया इन लाइक एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। स्टार्टिंग में क्या था? पॉलिटिकल पार्टी आप देखते होंगे, ज्यादातर लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि राहुल गांधी जो है हमेशा बीजेपी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही क्यों बोलते हैं। तो ये रोल ही होता है अपोजिशन पार्टी का कि कोई भी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट बोलना। ठीक है, अगर वो उसकी पॉलिसी से एग्री नहीं कर रही तो अपना कंसर्न को रेज करना। अब हम पढ़ेंगे कि रोल कैसा होता है ओपोजिशन पार्टी का। इंडिया जो है बहुत ज्यादा डाइवर्स कंट्री है। डाइवर्स कंट्री कैसे है कि इंडिया के अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट रिलीजियन है, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं, लोगों के डिफरेंट आइडियोलॉजीज भी हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, हमारे लिए सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कि डाइवर्सिटी को एक साथ लेकर आना। तो जो भी रूलिंग पार्टी होती है वो कोशिश करती है कि लोगों की नीड्स को, एस्पिरेशंस को हम एक साथ लेकर आए। हमारी जो कंट्री थी वो लार्ज नंबर पे डाइवर्स कंट्री हुआ करती थी, और अपोजिशन जो थी वो मल्टी पार्ट, हमारी जो सिस्टम थी वो मल्टी पार्टी सिस्टम के ऊपर बेस्ड थी। लोकसभा के अंदर उनको काफी टोकन रिप्रेजेंटेशन मिला, यानी कि बहुत ज्यादा कम रिप्रेजेंटेशन मिला लोकसभा में, स्टेट असेंबली में। पर जो पॉलिटिकल पार्टीज थी अपोजिशन वाली, उन्होंने एक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को मेंटेन करके रखा, क्योंकि वो क्या करती थी, वो क्रिटिसाइज करती थी पॉलिसीज को, गवर्नमेंट की, रूलिंग पार्टी की जो भी पॉलिसीज थी उसको क्रिटिसाइज करती थी। इसकी वजह से ये जो हेल्दी क्रिटिसिज्म जो अपोजिशन पार्टी करती थी, ये इसलिए भी होता है ताकि जो रूलिंग पार्टी है उसको हम चेक कर पाए और बैलेंस ऑफ पावर बना रहे। और जो अपोजिशन पार्टी के बेसिकली करती क्या है, वो डेमोक्रेटिक कैरेक्टर को हमारी कंट्री के अलाइव रखने की कोशिश करती है। जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो चाहती हैं कि हमारी जो अपोजिशन पार्टी जो होती है वो चाहती हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है, करंट गवर्नमेंट, वो एंटी डेमोक्रेटिक ना बने। और इसके अंदर जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं उनको भी ग्रूम किया जाता है, जैसे कि अटल बिहारी वाजपेयी को उस टाइम पे ग्रूम किया जा रहा था। अभी अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं राहुल गांधी। ठीक है, तो उनको भी ऐसे बड़े बड़े लीडर्स को भी ग्रूम किया जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि एनालाइज करो 3 रीजंस को जिसकी वजह से डोमिनेट कर रही थी कांग्रेस पार्टी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर स्टार्टिंग के 3 जनरल इलेक्शन के अंदर। पहला तो इसलिए कि कांग्रेस पार्टी के अंदर वो इनहेरिट थी नेशनल मूवमेंट से। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी पार्टीशन के बाद आई हो, कांग्रेस पार्टी पहले से ही इंडिया के अंदर एग्जिस्ट किया करती थी। इसके अंदर काफी क्रेडिबल लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये बहुत अच्छे पब्लिक फिगर भी थे, लोग इनको बहुत पहले से ही पसंद करते थे। तो लोगों ने इन्हें जीतने के बाद भी सपोर्ट किया। कांग्रेस जो थी इनहेरिट लेगेसी थी नेशनल मूवमेंट की वजह से, क्योंकि वो क्या करती थी, लोगों की नीड्स को, एस्पिरेशंस को आगे तक लेके जाती थी। और सेकंड रीजन ये था कि कांग्रेस ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही पर्टिकुलर एरिया में लिमिटेड थी। कांग्रेस जो थी पूरी एंटायर कंट्री के अंदर स्प्रेड थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज भी हुआ करती थी। क्या डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजीज थी, ये आपको मैं अभी नेक्स्ट आंसर्स के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। और जो भी पार्टीज थी, नॉन कांग्रेस के पार्टीज थी, उनका जो ओरिजिन
है अभी भी, जो भी उसकी अपोजिशन पार्टी है ज्यादातर, वो कांग्रेस से ही हुआ है। जो फर्स्ट टाइम हमारी कंट्री के अंदर इलेक्शंस हुए थे, तब लोगों की क्या ओपिनियन थी स्कॉलर्स की, क्वेश्चन आ सकता है। तो इंडियन एडिटर ने बोला था कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो 1952 के अंदर हुए थे, ये बिगेस्ट गैम्बल है हिस्ट्री का, इतिहास का सबसे बड़ा जुआ है। हिंदू मैगजीन का कहना था कि नेहरू वुड लव टू कॉन्फेस फेलियर ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और जो ब्रिटिश आईसीसी ऑफिसर्स थे, उन्होंने बोला था कि जो आने वाली जनरेशन है वो देखेगी कि कैसे इलिटरेट लोगों का इलेक्शन हुआ था और उनका कैसे फेलियर हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वर द आउटकम्स ऑफ द फर्स्ट जनरल इलेक्शन। जो फर्स्ट जनरल इलेक्शन था ना, वो बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव था। एक इलेक्शन में जब इलेक्शन हो रहा था, तो एक सीट के लिए कम से कम एटलीस्ट 4 से ज्यादा कैंडिडेट्स खड़े थे, और ये मैंडेटरी था सारे के सारे वोटर्स के लिए वोट्स को कास्ट करना। अगर वो इलेक्शन के अंदर हार भी गई है गवर्नमेंट, तो उसने रिजल्ट्स को एक्सेप्ट कर लिया एज फेयर। कांग्रेस की 364 सीट्स आई थी 489 सीट्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन आता है आपका एग्जाम में एमसीक्यू की फॉर्म में भी कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में कांग्रेस की कितनी सीट्स आई थी, तो आप ये लिख सकते हैं कि 364 सीट्स आई थी कांग्रेस की। और सेकेंड मोस्ट जो आई थी सीपीआई पार्टी की आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की 16 सीट्स। और कांग्रेस ने डोमिनेट किया था फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन में। ये क्वेश्चन मैप पे प्लॉट करने के लिए भी आ सकता है और इस आंसर के अंदर भी है। कौन कौन से रीजन्स थे जहां पे कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी? वो थी त्रावणकोर, कोचीन, मद्रास एंड ओडिशा। ये 4 रीजन्स थे जहां पे सब कांग्रेस की मेजोरिटी नहीं थी। आप इसको मैप में प्लॉट भी कर सकते हैं, मैप के लिए भी आता है। सेकेंड जनरल इलेक्शन के अंदर जो कंडक्ट हुए थे वो 1957 के अंदर हुए थे, और थर्ड हुए थे 1962 के अंदर। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पोजीशन मेंटेन कर रखी थी, उसको 3/4 सीट सेकेंड जनरल इलेक्शन के अंदर भी मिली थी, और किसी भी ओपोजिशन को 1/10 सीट भी नहीं मिली थी। 1957 के अंदर केरला के अंदर सीपीआई ने अपनी अलायंस गवर्नमेंट बना ली। फिर 1959 के अंदर गवर्नमेंट ने क्या किया, फर्स्ट टाइम उन्होंने मिसयूज किया अपनी इमरजेंसी पावर का, और जो केरला उनकी गवर्नमेंट नहीं थी, उन्होंने वहां पे प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो था, ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल था। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट पोस्ट सिस्टम के बारे में अपने 11th क्लास में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि कांग्रेस को वोट तो सिर्फ 45% ही मिल रहे हैं, मतलब 45% लोग ही सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस का। बट उसकी जो लोकसभा में सीट्स आ रही हैं वो आ रही है 74%। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, नेचर कैसा था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नेचर था, कुछ जगह पे होता है वन पार्टी सिस्टम। आपको आपने अपनी 9th क्लास के अंदर मेक्सिको के बारे में पढ़ा होगा कि इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, पीआरआई, वहां पे 60 सालों से ज्यादा है, और एक तरीके से वहां पे उसने वन पार्टी सिस्टम बना लिया है। तो जो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी है, उसने बहुत ज्यादा मिसयूज करा है अपनी पावर का। वो गवर्नमेंट मशीनरीज का भी यूज करती है इलेक्शन करने के लिए। सेकंड, वो टीचर्स को भी कन्विंस करते हैं, प्रेशराइज करते हैं कि वो पेरेंट्स को कन्विंस करें कि फ्यूचर में जो भी इलेक्शंस होंगे, उन इलेक्शंस में जो पेरेंट्स हैं वो इसी पार्टी को, पीआरआई पार्टी को ही वोट दें। तो वो अपना मिसयूज करते हैं, और वहां पे एक तरीके से वन पार्टी सिस्टम ही चल रहा है।
इंडिया के अंदर हमारा मल्टी पार्टी सिस्टम है। इंडिया के अंदर जब कांग्रेस आ रही थी, वो पूरे अपने डेमोक्रेसी के बेसिस पर ही आ रही थी। और कांग्रेस का जो नेचर था ना, वो काफी इंक्लूसिव था, अकोमोडेटिव था। ये अभी मैं आपको नेक्स्ट आंसर के अंदर और बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। इस आंसर के अंदर कांग्रेस की पूरी आइडियोलॉजी एक्सप्लेन हो जाएगी। कांग्रेस जो है वो सोशल और आइडियोलॉजिकल कोलेशन गवर्नमेंट है, उसको एक्सप्लेन करो, या फिर कांग्रेस पार्टी का नेचर एक्सप्लेन करने के लिए आएगा। आप ये सारी की सारी चीजें आप लिख सकते हो। जो कांग्रेस पार्टी है वो स्टैब्लिश हुई थी 1885 के अंदर। पहले क्या हुआ करता था, कांग्रेस के अंदर जितने भी लीडर्स थे ना, सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लीडर्स ही रहा करते थे। उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया इंडिपेंडेंस के लिए हमारी। उसके अंदर कांग्रेस पार्टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ अपर कास्ट लोग हुआ करते थे, अपर मिडिल क्लास लोग हुआ करते थे और एलीट लोग हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे करके कांग्रेस ने क्या किया, अपना सोशल बेस बढ़ाया और वो बहुत ज्यादा इंक्लूसिव हो गई। काफी अलग अलग सेक्ट्स को उसने अपने साथ इंक्लूड कर लिया, सेक्ट्स को इंक्लूड कर लिया अपने साथ, जैसे कि पीजेंट्स को, वर्कर को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, अर्बन डवेलर्स को, विलेजर्स को, फार्मर्स को, मिडिल मिडिल और लोअर क्लास को। अब सपोज मैं वुमेन हूँ, मेरी सारी की सारी रिक्वायरमेंट कांग्रेस फिल कर रही है, तो मैं उसी को वोट दूंगी। मैं फार्मर हूँ, मेरी नीड्स को, एस्पिरेशंस को आगे कौन लेके जा रहा है, कांग्रेस लेके जा रही है, तो मैं उसी को वोट दूंगी। तो वो एलीट लोगों से, जो अपर कास्ट के लोग थे, वहां से लेके उसने अपना सोशल बेस को बढ़ाया और डिफरेंट आइडियोलॉजीज को एक साथ अकोमोडेट किया। और डाइवर्स, जैसे कि जो डाइवर्स सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे, उनको एक साथ लेकर आई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कांग्रेस को बोला कि वो एक रेनबो लाइक कोलिशन गवर्नमेंट है, क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा डिफरेंट आइडियोलॉजीज हैं, वो सारी एक साथ आई हुई हैं। पहले जो थी कांग्रेस, वो नैरो पार्टी की तरह हुआ करती थी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लीडर्स और एलीट लीडर्स ही आते थे। धीरे धीरे करके वो ब्रॉड प्लेटफॉर्म पे आ गए। फिर ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जाम के अंदर आता है, कि आपको बताना, एक्सप्लेन करना है टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट फैक्शन विद इन द कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर काफी मॉडरेट्स थे, रेडिकल्स थे, वो सेम रूफ के अंदर रहा करते थे। ये दो डिफरेंट आइडियोलॉजीज है। रेडिकल्स जो थे, लाइक दे रेजिस्ट टू चेंज, वो चेंज नहीं चाहते थे। जो मॉडरेट्स थे, वो चेंज चाहते थे। इसके अंदर एक बैलेंसिंग मैकेनिज्म भी था। बैलेंसिंग मैकेनिज्म कैसे था, कि वो डिफरेंट ग्रुप जो थे कांग्रेस के अंदर, वो एक साथ फंक्शन करते थे। कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा इंटरनल कंपटीशन भी था। आगे चल के यही कांग्रेस अलग अलग पार्ट्स में टूट गई। लीडर्स जो थे वो काफी ज्यादा इसके टॉलरेटेड थे, वो एनकरेज करते थे डाइवर्स ओपिनियन को। सबसे ज्यादा एसेट जो था कांग्रेस पार्टी के लिए, वो ये था कि ग्रेट टॉलरेंस ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस। जो भी इंटरनल डिफरेंसेस पार्टी के अंदर हुआ करते थे, वो बाहर नहीं आते थे। अगर कोई कांग्रेस से अनहैप्पी भी था, वो तब भी कांग्रेस के साथ मिलकर ही रहा था। थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये सेशन हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपकी इससे 10% भी हेल्प होती है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर टाइम।